Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist, कार्डियोमेगाली। जैसा कि वर्ड में लिखा हुआ है, कार्डियो मीन्स हार्ट, मेगाली मीन्स इनलार्जमेंट। जो हार्ट का साइज है जब नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तब उसको हम कार्डियोमेगाली बोलते हैं। अब हार्ट के साइज में आप जानते होंगे कि हार्ट 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, 8.5 साढ़े 8 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 6 सेंटीमीटर ये मोटा होता है। तो जैसा आप जानते हैं कि इसका जो मेन डायमीटर और इसके वेट लगभग 250 ग्राम से लेकर और 350 ग्राम के लगभग इसके वेट होते हैं। अगर ये हार्ट का साइज नॉर्मल जितना होना चाहिए, अगर उससे जब इंक्रीज कर जाता है, उसका साइज बड़ा हो जाता है, उसको हम कार्डियोमेगाली बोलते हैं। कार्डियो मीन्स हार्ट, मेगाली मीन्स इनलार्जमेंट, हम बता चुके आपको। हम जैसा कि आप स्ट्रक्चर देखते होंगे हार्ट का, हम एक एनिमेटेड डायग्राम से बना रहे हैं समझने के लिए। ये हार्ट का एक सिंपल स्ट्रक्चर है। ऊपर वाले पार्ट को हम आर्टियम बोलते हैं, लोअर वाले पार्ट को हम वेंट्रिकल बोलते हैं, इसको हम भाल्व कहते हैं, भाल्व। तो इस पूरे हार्ट में 4 चेंबर होता है। इसको बोलते हैं राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है, माने रिसीव करता है। कैरी नहीं करेंगे, रिसीव बोलेंगे। राइट एट्रियम में जो ब्लड आता है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव आती है इसमें। यहाँ से ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा ये चला जाता है राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ पर भी CO2 ब्लड ही होते हैं। और राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स की तरफ पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। फिर लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर यहाँ पे आता है, और उसके बाद यह ब्लड बाइकस्पिड वाल्व के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। अब फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड यहाँ से एरोटा में जाता है। यहाँ से फिर कहाँ जाएंगे? एरोटा में, जो कि सिस्टम में ब्लड सप्लाई करता है। ये तो बात अब समझ में आया, क्योंकि कार्डियोमेगाली में सबके बारे में बात हो गई। तो ये तो हो गया इसके नॉर्मल फंक्शन है। नॉर्मली ये ब्लड रिसीव करता है, यहाँ से ब्लड रिलीज होती है। लेकिन किसी कारण से जब इसका साइज इंक्रीज कर जाता है, इनलार्ज कर जाता है, इसी को हम कार्डियोमेगाली बोलते हैं। अब थोड़ा हम बात करते हैं इसके टाइप पर। कार्डियोमेगाली जनरली क्या होता है कि इस हर चेंबर वाइज अलग अलग इनलार्ज करते हैं। 4 चेंबर है इसमें। चेंबर 1 राइट एट्रियम, चेंबर 2 लेफ्ट एट्रियम, चेंबर 3 राइट वेंट्रिकल, चेंबर 4 लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें आपको 4 वेराइटीज के आपको कार्डियोमेगाली मिलेंगे। राइट एट्रियम हाइपरट्रोफी बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियम हाइपरट्रोफी, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी और लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। यानी इसमें आपको चेंबर बाई अलग अलग तरह के आपको हाइपरट्रोफी एंड कार्डियोमेगाली मिलते हैं। इलाजमेंट चाहे जो तरह से हो, जो भी जिस साइड से हो, जिस चेंबर से हो, इनलार्जमेंट तो होगा ही। अब हम बात करते हैं कि कार्डियोमेगाली हो क्यों जाता है, किस वजह से हार्ट का साइज इंक्रीज कर जाता है, रीजन क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर राइट एट्रियम की बात करें तो राइट एट्रियम इलाज क्यों करता है। जैसे सपोज दैट कि अगर ट्राइकस्पिड वाल्व अगर स्टेनोसिस कर जाता है, ट्राइकस्पिड वाल्व अगर वर्क नहीं करता है, या फिर ट्राइकस्पिड वाल्व प्रोलैप्स कर गया है। प्रोलैप्स मतलब होता है कि ऊपर की तरफ चला जाना,
या ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन होता है, यानी ब्लड नीचे से ऊपर आता है, या फिर कभी ऐसा हो सकता है कि जो आगे के रास्ते पल्मोनरी आर्टरी है उसमें कंस्ट्रिक्शन हो। तो जनरली सबसे ज़्यादा इसमें ट्राइकस्पिड वाल्व के डिसऑर्डर के कारण राइट एट्रियम का इन्लार्जमेंट हो जाता है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस होते हैं इसमें। अब आते हैं नंबर 2, राइट वेंट्रिकल इन्लार्जमेंट। राइट वेंट्रिकल इन्लार्जमेंट क्यों होता है? राइट वेंट्रिकल इन्लार्जमेंट आपको कई केस में मिलते हैं। सबसे पहले कंजेनाइटल की बात करें तो इर्टाविटाइल लाइफ से ही एक टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट एक डिजीज मिलता है, जिसमें कि राइट वेंट्रिकल इसमें इलाज करते हैं, बूट शेप का या आपको बूट शेप का आपको हर्ट बन जाते हैं, और प्लस या फिर कंजेनाइटल में ही अगर भाल्व कमजोर होगा तो उस केस में भी आपको राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी मिलते हैं। इसके बाद एक मिलेगा पल्मोनरी हार्ट डिजीज। पल्मोनरी हार्ट डिजीज या कोर पल्मोनेल बोलते हैं। कोर पल्मोनेल या पल्मोनरी हार्ट डिजीज में क्या दिक्कत होती है कि लंग्स के कारण जब हार्ट में प्रॉब्लम होता है तब उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी हार्ट डिजीज। तो लंग्स के कारण, अब लंग्स के कारण मतलब क्या हुआ कि आप जानते हैं कि जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स के लिए। तो लंग्स में अगर सपोज दैट कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है, COPD है, आस्थमा है, इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज है, लंग्स फाइब्रोसिस है, जो पल्मोनरी आर्टरी है इसमें आपको स्टेनोसिस है या नैरो हो गए हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, या कई ऐसे डिजॉर्डर्स जो लंग्स से रिलेटेड होगा और पल्मोनरी आर्टरी से रिलेटेड डिजीज होगी, सारे केस में राइट वेंट्रिकल का साइज इनलार्ज करता है, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो सेप्टम है वेंट्रिकल सेप्टम, इसमें आपको शंट बन जाता है, वेंट्रिकल सेप्टम डिफेक्ट VSD में। अगर इसमें अगर बाय द वे कोई अगर ओपनिंग है अब नॉर्मल, तो उस केस में क्या होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड डायरेक्ट राइट वेंट्रिकल में आ जाइए, तो इसमें भी आपका राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी होते हैं और इसमें भी हार्ट इलाज कर जाता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे लेफ्ट एट्रियम के लिए, लेफ्ट एट्रियम इलाज क्यों करता है? तो लेफ्ट एट्रियम के इलाजमेंट का सबसे बड़ा कारण है मिट्रल वाल्व डिसऑर्डर, मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस, मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स, मिट्रल रिगर्जिटेशन। यानी मिट्रल वाल्व जिसको बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, अगर इसका डिसऑर्डर हो जाएगा तो लेफ्ट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं आएगा, यहाँ पर एक्यूमुलेट करेगा और लेफ्ट एट्रियम का साइज धीरे धीरे यहाँ पर इलाज करेगा, जिसको हम लेफ्ट एट्रियम हाइपरट्रोफी बोलते हैं। वो अलग बात है कि लेफ्ट एट्रियम का ब्लड फिर लंग्स के लिए रिटर्न होता है तो लंग्स को प्रॉब्लम होता है, उधर नहीं जा रहे हैं। तो लेफ्ट एट्रियम हाइपरट्रोफी का सबसे बड़ा रीजन है कि जो मिट्रल वाल्व की गड़बड़ी, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी का सबसे बड़ा कॉज कोई अगर होता है तो आप जानते हो, जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर नाम सुने होंगे, कि जैसे ओवर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण, पॉलीसाइथेमिया के कारण, हाइपरटेंशन, BP बढ़ने से लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज इंक्रीज कर जाता है। तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाने से भी, पॉलीसाइथेमिया होने के कारण, BP इंक्रीज होने के कारण, सारे कंडीशन में लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज इंक्रीज करेंगे। और अगला केस, अगर बाय द वे एओर्टिक वाल्व, एओर्टिक वाल्व में स्टेनोसिस हो गया, एओर्टिक वाल्व का जो नॉर्मल डायमीटर 3 से 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो अगर इसमें स्टेनोसिस हो गया, नैरो हो गया, एओर्टिक रिगर्जिटेशन हो रही है, यानी कि यहाँ का ब्लड जो है ना रिटर्न लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, तो इस सारे केस में क्या होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज इंक्रीज करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल इलाज कर जाएंगे इसमें। तो ये जितने कॉज बताए आपको, इस सब में, या फिर आगे एक डिसऑर्डर होता है कोएक्टेशन ऑफ एरोटा,
कोएक्टेशन ऑफ एरोटा में क्या होता है ना कि जो एरोटा में स्पाज्म हो जाता है, संकुचन हो जाता है, उसके रास्ते जो होता है वह इरेगुलर हो जाते हैं, तो उस केस में जो होता है उसमें भी ब्लड जो है आपको बैक होगी। सारे केस में आपको लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी होंगे। यह आपको कार्डियोमेगैली में यह सब आपको अलग अलग चेम्बर का अलग अलग टाइप्स मिलेंगे। एक केस होता है जैसे पेरिकार्डियल इफ्यूजन, तो वो तो केस से अलग हो जाता है, पूरे हार्ट ही ये उसमें आउटर लेयर इलाज करता है, लेकिन इनर लेयर इलाज नहीं करते हैं। याद रखें चीज को, सिर्फ उसमें पेरिकार्डियम का जो आउटर लेयर इलाज करता है, उसमें तो रियल में तो हार्ट सिकुड़ने लगते हैं, कार्डियो कोलैप्स हो जाता है। इसलिए बहुत जगह पर गलत लोग सोचते हैं इस चीज़ को, तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन को हम यहाँ नहीं लेते हैं, क्योंकि उसमें आपका जनरली हार्ट रियल में कार्डियक टेम्पोनेट हो जाती है, कार्डियक कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, कार्डियक इलोंगेशन हो जाती है, तो वह केस एक अलग आता है। तो आप समझ में आया कार्डियोमेगैली का सारों टाइप्स एंड सबके अलग अलग कॉज, सब में अलग अलग कॉज थे, राइट एट्रियम का, राइट वेंट्रिकल का, लेफ्ट एट्रियम का, लेफ्ट वेंट्रिकल का। अब जरा हम बात करें सिम्टम पे। कार्डियोमेगैली अगर किसी को हुआ तो क्या क्या सिम्टम आ सकता है। देखिए, हार्ट चूंकि थोरेसिक एरिया में है, लंग्स के बीचों के लंग्स में होता है, मेडियास्टिनम में, तो अगर बाय द वे हार्ट का साइज बढ़ जाएगा तो दिक्कत क्या होगा कि लंग्स को एक्सपेंड होने में प्रॉब्लम आएगी। तो लंग्स जब फुल्ली एक्सपेंड नहीं होगा तो क्या होगा, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगा, तो डिजनिया डेवलप करेगा, शॉर्ट ब्रीदिंग होगी, थोड़ा सा ही सांस लेगा फिर थोड़ा सांस लेगा, नहीं कि शॉर्ट ब्रीदिंग उसको बोलते हैं, सांस लेने में तकलीफ होगी। और अगर ज़्यादा तेज अगर इंस्पायरेशन करेंगे तो चेस्ट पेन भी होगी, क्योंकि हार्ट लार्ज है, तो इस केस में आप चेस्ट पेन भी देखने को मिलेगा आपको। इसके बाद जब ये ज़्यादा ही लार्ज कर चुका है, किए हुए है, तो चेस्ट वाल पे डायरेक्ट इसका वाइब्रेशन मिलता है, तो आपको क्या होगा, पाल्पिटेशन भी इसमें मिलेगा आपको। और इसके साथ साथ आपको जैसे पल्स रेट देखेंगे तो आपको इरेगुलर मिलेगा, ब्लड प्रेशर बढ़े हुए रहते हैं, बीपी बढ़ जाएगा। हो सकता है कि अगर प्रॉपर बॉडी को ब्लड सप्लाई अगर नहीं मिलेगा तो इसमें सिनकॉप भी देखने को मिल सकता है, फेंटनेस आ सकता है, वर्टिगो हो सकता है, वो सब तो फिर अलग केस बनता है। उसमें ज़्यादातर केस में आपको चेस्ट पेन मिलेगा आपको। इसका दर्द कभी कभी एब्डोमेन की तरफ भी रेफर होता है, ज़्यादा दूर नहीं, एपिगैस्ट्रिक एरिया तक ही इसके रेफर होते हैं। चेस्ट में हैवीनेस फीलिंग होती है, भारीपन लगता है चेस्ट में, क्योंकि हार्ट का साइज बढ़ा है तो ब्लड का वॉल्यूम भी तो ऑक्यूपाई करेगा ना उतना ज़्यादा, इसलिए ब्लड का अमाउंट भी बढ़ाएगा। ये जितना ज़्यादा इलाज करेगा उतना ज़्यादा ब्लड इसमें एक्यूमुलेशन होगी। अगर हम बात करें कि इसके वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, हार्ट का साइज अगर बढ़ जाए तो हार्ट का साइज बढ़ने से में भी हो सकता है कि हार्ट फेल भी हो जाए, हार्ट रप्चर भी कर सकता है, हार्ट का फंक्शन नहीं होगी, और प्लस जिसके कंडक्टिव सिस्टम पे भी इफेक्ट आएगी। हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस पे। कोई पेशेंट का कार्डियोमेगैली अगर हुआ है तो पता किसमें चलता है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग कराते हैं इकोकार्डियोग्राम। जब इकोकार्डियोग्राम कराएंगे तो इकोकार्डियोग्राम में आपको क्लियर रिपोर्ट में मिलेगा कि इसमें कौन सा चेम्बर इनलार्ज है, कौन से हाइपरट्रोफी है, और साथ साथ इसकी वजह से इसमें वाल्व का डिजॉर्डर भी मिलेगा, सेप्टम का डिजॉर्डर मिलेंगे, वाल का थिकनेस भी मिलेगा आपको, और ब्लड कितना इजेक्ट होता है यह भी इकोकार्डियोग्राम से पता लग जाता है। तो कार्डियोमेगैली का सबसे ऑथेंटिक डायग्नोसिस इकोकार्डियोग्राम है, जो एक अल्ट्रासोनोग्राफी का टेक्निक है, जिसको हम दो तरीका से करते हैं। एक ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राम, जो चेस्ट वाल पर ही हाइड्रोफिलिक जेल लगा करके और ट्रांसड्यूसर से ऑब्जर्व कर लेते हैं, और एक होता है ट्रांस ऑसोफेजियल इकोकार्डियोग्राम,
इसमें थोड़ा मरीज को बेहोश करके और माउथ के सहारे ट्रांसड्यूसर को ले जा करके और एकदम ऑसोफेगस से ही हार्ट के बहुत नज़दीक हो जाता है ना, तो आप इसका आराम से इकोकार्डियोग्राम से देख सकते हैं। हार्ट कार्डियोमेगाली में ये आपको फाइंडिंग हो जाता है। अगर हम बात करेंगे अगला तो चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में करने पे क्या मिलेगा आपको, ये चेस्ट एक्सरे में जैसे आप एक्सरे का अगर आप देखते होंगे फाइंडिंग, जैसे ये तो हम ऐसे एक शैडो बना रहे हैं सिर्फ चेस्ट एक्सरे में, तो अगर आप इसमें चेस्ट कार्डियक रेशियो देखिएगा, या चेस्ट है, ये कार्डियक शैडो है, तो चेस्ट और कार्डियक शैडो का रेशियो नॉर्मल में 2:1 होता है। चेस्ट इज टू कार्डियक 2:1, मतलब अगर ये टोटल 24 सेंटीमीटर होगा तो कार्डियक शैडो 12 सेंटीमीटर मिलेगा। तो चेस्ट टू कार्डियक रेशियो 2:1 का रेशियो मिलेगा आपको। ये हम लोग पता लगा लेते हैं चेस्ट एक्सरे, बहुत इम्पोर्टेंट जांच है। इसके बाद हम लोग नंबर 2 ईसीजी भी कराते हैं। तो ईसीजी में खैर बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं मिलेगा, ईसीजी में थोड़ा आर वेव थोड़ा सा टॉल मिलेगा। इसमें ईसीजी का आप जांच कराएंगे तो ईसीजी ग्राफ पेपर पे देखिएगा आप, तो जो आर वेव थोड़ा सा लार्ज मिलते हैं, जैसे ये पी वेव है, QRST, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आर्टियम के डिपोलाइजेशन को बताता है ये, और ये QRS है ये आपको वेंट्रिकल डिपोलाइज को बताता है, और ये आपको वेंट्रिकल रिपोलाइजेशन को बताता है। 3 पार्ट है ना इसमें पूरे ईसीजी में। तो इसमें चूंकि कार्डियोमेगाली होने के कारण क्या हुआ, चूंकि एरिया ज़्यादा है, तो इसमें हो सकता है कि आर वेव जो है ना आपको थोड़ा इलाज मिलते हैं। ये हम लोग करा के देख लेते हैं। इसके साथ साथ सीरम कैल्शियम ये करा के देख लेते हैं। हो सकता है कैल्शियम ज़्यादा रहे, क्योंकि कैल्शियम इलाज होने से जो हार्ट का जो कंट्रैक्शन पावर जो होता है ना वो इलाज कराते हैं। सीरम सोडियम कराते हैं, हो सकता है कि सोडियम उसमें इंक्रीज रहे। सीरम पोटासियम कराते हैं, हो सकता है डिक्रीज मिलेगा इसमें। और प्लस पैक्ड सेल वॉल्यूम है, ये सब करा के देख लेते हो। कहीं पॉलीसाइथेमिया का केस रहेगा तो पीसी भी बढ़े रहेंगे। इसमें कार्डियोमेगाली में हो सकता है कि पैक्ड सेल वॉल्यूम इंक्रीज मिलता है। तो ये सब जो है आप डायग्नोसिस करा सकते हैं। हालांकि सबसे इम्पोर्टेंट आपका इकोकार्डियोग्राम है और ईसीजी, और ये एक चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे से पता तो लगता है, लेकिन कन्फर्म नहीं पता लगेगा कि कौन से इलाजमेंट है, उसके लिए हमें इकोकार्डियोग्राम करना पड़ता है। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट के लिए, देखिए इसमें अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट हैं। क्यों? क्योंकि कॉज भी अलग अलग है। आपके पास पेशेंट मिलेंगे, आप खुद रिपोर्ट देखिएगा। तो अगर बाय द वे कार्डियोमेगाली का रिपोर्ट आता है, सबसे पहले हमें ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा तो कार्डियोमेगाली बढ़ेगी। हाँ, सब में नहीं। अगर पहला कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है तो सबसे पहला करना है कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज को पहले ट्रीटमेंट करना है, सर्जरी से रिपेयर करेंगे। क्या कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में जैसे मान लीजिए आर्टियम सेप्टल डिफेक्ट है, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट है, वाल्व डिजीज है, पल्मोनरी स्टेनोसिस है, तो जिस तरह के आपको डिजॉर्डर्स होंगे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में, उस ढंग से हमको पहले उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग कार्डियोमेगाली में कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के बारे पर ध्यान देते हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, अगर बीपी लार्ज रहता है, परसिस्ट कर रहा है कंटिन्यू, तो हमें ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना जरूरी है। हम रिड्यूस नहीं बोल रहे हैं, नॉर्मल रखना जरूरी है, क्योंकि बीपी को रिड्यूस नहीं करेंगे, रिड्यूस करेंगे तो फिर दूसरी हानि हो जाएगी, फिर तो हाइपरटेंशन हो जाएगी ना। बीपी को नॉर्मल करना जरूरी है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बीपी को नॉर्मल लाना है, जो मेथड लगे हमको, क्योंकि बीपी बढ़ेगा तो आपको हाइपरटोफी और बताते हैं। अगला, अगर मान लीजिए पॉलीसाइथेमिया है या अगर ब्लड का अमाउंट ज़्यादा अगर है, तो हम लोग ब्लड को रिमूव करेंगे। ब्लड को हम लोग फ्लेबोटोमी प्रोसेस के द्वारा ब्लड को हम लोग बाहर निकालते हैं, डिस्कार्ड करते हैं। इसके बाद डायूरेटिक ड्रग्स यूज करते हैं।
डायरेक्टिक ड्रग से क्या होता है कि कार्डियक लोड थोड़ा डिक्रीज होता है, क्योंकि डायरेक्टिक ड्रग्स डायरेक्टिक देने से क्या होता है कि यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, तो उस केस में क्या होता है कार्डियक लोड थोड़ा डिक्रीज कर जाता है। बीटा ब्लॉकर मेडिसिन चलाएंगे। बीटा ब्लॉकर से क्या होता है कि जो कार्डियक कंट्रैक्शन पावर ज़्यादा रहता है, तो उसमें हम लोग बीटा ब्लॉकर ड्रग्स भी यूज करते हैं। कैल्शियम डाइट को थोड़ा सा हम मेंटेन करेंगे, ज़्यादा कैल्शियम डाइट को हम नहीं देंगे, और नहीं तो हमें उस ढंग से मेंटेन करना होगा कैल्शियम को किस तरह से हम रेगुलेट करें बॉडी में, चूँकि उसका लेवल एक नॉर्मल लेवल में रहे। आईवी इन्फ्यूजन बहुत सोच के चलाते हैं, तो ज़्यादा आईवी इन्फ्यूजन करने से भी कार्डियोमेगाली हो सकते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन है, ये सब को हम लोग प्रिवेंट करते हैं। तो ये कार्डियोमेगाली का ये सब मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कॉज देखते हैं उसके अनुसार हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। भाल्व की गड़बड़ है तो भाल्व को भी हम लोग, भाल्वोप्लास्टी है, भाल्वोप्लेक्सी है, उस तरह से हम लोग करते हैं, अपने डिसऑर्डर्स को ठीक करते हैं। अब बात करते हैं इसमें अगर कोई होम्योपैथिक दवा देने की जरूरत पड़ता है। देखिए इसमें कॉज बहुत सारे हैं, हम कोई पार्टिकुलर ड्रग्स या नहीं दे सकते हैं, लेकिन हार्ट को सेफ रखने के लिए कैक्टस जी चलाते हैं। इसमें हम लोग लैकेसिस को यूज करते हैं और नाजा देते हैं, और बाकी ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, देते हैं बहुत सारे मेडिसिन, क्रेटेगस भी देते हैं, नेटम भी देते हैं, डिजिटलिस भी देते हैं, लेकिन वह सब कब ध्यान कॉज ढूंढने के बाद। इसीलिए इसके लिए जब तक फिजिशियन से नहीं मिलेंगे तब तक इसको डायरेक्ट हम लोग दवा नहीं चलाते हैं। ये था आपको कार्डियोमेगाली, बाकी बातें चलेंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।